तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुटता के साथ काम कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन के बीच आंकड़े बढ़ने की खबर है और लगातार शासन और प्रशासन सतर्कता से जुटे हुए हैं कि आखिरकार इस संक्रमण को रोका जा सके। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बांदा रेंज के डीआईजी दीपक कुमार। स्वागत है दीपक जी आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े लगातार बढ़े हैं। बांदा की अगर हम बात करें, अभी तक किस तरह की अपडेट आपके पास पहुंच रही है? देखिए, बांदा में जब से ये लॉकडाउन हुआ उस समय शुरुआती दौर में 1 अप्रैल को 2 लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उन 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव के बाद हम लोगों ने उनसे जो जुड़े हुए लोग थे उन सभी की हम लोगों ने जांच कराई और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों की जांच निगेटिव आई, जो उनके परिवार के लोग थे जिनसे वो मिले थे। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इन सबको क्वारंटीन में रखा हुआ है। 2 लोग जो अभी पाए गए, एक उसमें शहर के रहने वाले थे कोतवाली के, और एक देहात का क्षेत्र है विशंडा के रहने वाले थे। पूरे हमारे ये बांदा जो रेंज है इसके 4 जिले में यही 2 लोग पॉजिटिव हैं और इनकी इसमें से एक आदमी के लगातार 3 रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और दूसरे की 1 रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन फिर से उसका 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। तो हम लोग लगातार इस पर नजर रख रहे हैं। करीब 100 से ज्यादा लोगों की हम लोगों ने इसमें जांच कराई है, जिसमें कि सभी लोगों की निगेटिव अभी तक की रिपोर्ट आई है और मात्र 1 आदमी की रिपोर्ट अभी पॉजिटिव है। लेकिन जो इसके प्रोटोकॉल हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और शहर के एक इलाके को 1 किलोमीटर तक और जिस गांव का वो जमाती था उस गांव को हम लोगों ने पूरी तरह से चारों तरफ से सीज कर रखा है और उसमें प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जी सर, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि जो जमात से आए लोग थे वो बाहर नहीं निकले पहले और संक्रमण उसके बाद फैला। अगर बांदा रेंज की अगर बात करें, कुछ ऐसे और लोगों के इनपुट आप लोगों के पास है क्या कि कोई और भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो जमात से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी? क्योंकि एक एक करके अब इस तरह से अभी भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है कि जो लोग जमात से आए उन लोगों ने किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन प्रशासन को अपनी तरफ से नहीं दी। लेकिन हम लोगों ने जब इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू की तो उसके बाद एक यहाँ पर सेमिनरी थी, एक मदरसा था, उसमें आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के रहने वाले जमात के लोग थे जो वहां से दिल्ली गए और उसके बाद आकर मदरसा में रह रहे थे। हम लोगों को उसकी जानकारी मिली। उसके अलावा यहाँ पर 8 और लड़के थे जो कि झारखंड के और बिहार के थे। उनकी इन सभी लोगों को हम लोगों ने इन सब को चेक कराया, उन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। लेकिन उसके बावजूद भी उसको हम लोग क्वारंटीन में उसको रखे हुए हैं और उस इंस्टीट्यूट पर एक एक लड़के सभी की हम लोगों द्वारा चेकिंग की गई और शुरुआती चेकिंग में किसी प्रकार का लक्षण नहीं मिले। लेकिन जमात में ये जो 10 लड़के गए थे उन सब की हम लोगों द्वारा चेकिंग कराई गई और उसमें सभी का निगेटिव आया। इसके अलावा शहर से के 2 जमात के लोग और देहात में जो लोग जमात के गए थे उन सब की भी चेकिंग कराई गई। उसमें 2 लोग पॉजिटिव पाए गए और बाकी उनके परिवार के जितने सदस्य थे उन सब का निगेटिव आया। लेकिन उन सबको हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे हुए जो हमारा प्रोटोकॉल था और लगातार इन लोगों से जितने लोग जुड़े हुए थे हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर सभी को हम लोगों ने उन लोगों को बुलाया और जो प्रोटोकॉल था उसके अंतर्गत उसकी मेडिकल जांच हुई। और चूंकि इन लोगों के द्वारा झूठ बोला गया तो इन लोगों के खिलाफ, सभी लोगों के खिलाफ हमारे द्वारा मुकदमे भी जो आईपीसी की धारा है और जो एक्ट की धारा है उसके अंतर्गत दर्ज की गई। जी, लेकिन दीपक जी, हालांकि बांदा रेंज की अगर हम बात करते हैं तो बांदा में उतने मरीज अभी तक सामने नहीं आए और ये अच्छी बात है कि संक्रमण ज्यादा तरीके से नहीं फैला है। हालांकि कुछ इलाके अभी भी लॉकडाउन हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार ना तो लॉकडाउन का पालन कर रहे थे ना ही प्रशासन के निर्देशों का। ऐसे लोगों को लेकर के भी कोई रणनीति आपकी बनाई गई इनको रोकने के लिए, समझाने के लिए? और दूसरा सवाल साथ साथ ये भी है कि जो इलाके सील किए गए उनमें और बाकी के तमाम जगहों पर यह आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके जिससे कि लोगों को जरूरी सामान मिलता रहे। इसे लेकर के भी आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आपने जो दोनों यह क्वेश्चन पूछा इसमें हम लोगों की पूरी तैयारी पहले से ही प्लानिंग के हिसाब से हुई है और हम लोगों की पूरी प्लानिंग इसमें है। जहां तक लॉकडाउन को सफल बनाने का प्रश्न है, बांदा के चारों जनपद में लॉकडाउन सफल है। हमारी एक बहुत बड़ी सीमा 3 जनपद की मध्य प्रदेश से मिलती है
और मध्य प्रदेश में हम लोगों ने जितने भी हमारे ये बॉर्डर हैं, करीब 13 बॉर्डर मध्य प्रदेश के हैं, उन 13 बॉर्डर पर को हम लोगों ने पूरी तरह से सील कर रखा है। और अभी एक संभावना थी कि मध्य प्रदेश से कुछ लोग इधर आने के लिए, तो हमने वहाँ के डीआईजी से बात की, हमारे एसपी ने वहाँ के एसपी से बात की, और डीजीपी महोदय के निर्देश पर हमारे द्वारा खुद चित्रकूट, बांदा और महोबा के बॉर्डर का निरीक्षण किया गया, और किसी भी तरह से बाहर के लोगों को आने की परमिशन नहीं है। कृषि और कृषितर कार्यों में जो अनुमति भारत सरकार के एमएचए की गाइडलाइन है, चूंकि यह एक कृषि प्रधान इलाका है, ये पूरा बुंदेलखंड, तो सिर्फ ऐसे मजदूरों को फसल काटने की अनुमति दी गई है। जो 2 इलाके प्रोटोकॉल के लिहाज से जहां पर कि कोरोना के मरीज जमात से जो लोग आए थे वो मिले हैं, उनको पूरी तरह से हम लोगों के द्वारा जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से उनको सील किया गया, और वहां पर पूरी हम लोगों के द्वारा मुस्तैदी से जो इसकी चेन बननी चाहिए थी सप्लाई के सामान के पहुंचाने की, मोहल्ले वाइज वहां पर सब्जी की, दूध की आपूर्ति की गई है, दवाओं की सुविधा दी गई है, और कहीं भी किसी प्रकार की अभी तक की कोई समस्या नहीं है। जो लोग का फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग सख्ती से मुकदमा कायम कर रहे हैं, और उसमें 173 से ज्यादा मुकदमे अभी तक पंजीकृत हुए हैं। बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपका फिर से रुक करूंगा, लेकिन इसी बीच हम दर्शकों को यह भी बता दें कि सीतापुर के जिला कलेक्टर अखिलेश तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सीधा सीधा सवाल यही कि जिस तरह की मौजूदा परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें सीतापुर की स्थितियां क्या हैं? देखिए, यहाँ पे 14 पॉजिटिव पाए गए हैं। हम लोगों ने 343 सैंपलिंग कराई थी, और 80 अभी टेस्ट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तो 14 हमारे पास है पॉजिटिव केसेस, और हम लोग अब जनपद में ही स्थापित L1 कोविड हॉस्पिटल में उनका इलाज भी कर रहे हैं। 2 हमारे पेशेंट बगल के जनपद हरदोई से आए हुए हैं, तो कुल 16 पेशेंट का इलाज हो रहा है। जनपद में 2 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, एक तो खैराबाद कस्बा है, और दूसरा बिस्वा के बगल में, बिस्वा कस्बा है, उसके बगल में रामाभारी गांव है, उसके 3 किलोमीटर की परिधि में एक हॉट स्पॉट बना हुआ है। तो 2 हॉट स्पॉट जनपद में है, और बाकी पूरा जनपद जो लॉकडाउन की घोषणा हुई है उसके तहत जनपद चल रहा है। जी, लेकिन आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 2 हॉटस्पॉट के इलाके हैं, बाकी में भी आपको लॉकडाउन का पालन कराना है, लेकिन हॉटस्पॉट के इलाकों में पूरी तरह से सील भी हैं, लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। पूरे जिले की स्थिति पर मैं बात कर रहा हूं, जिसमें दोनों तरह के इलाके शामिल हैं, वहां व्यवस्थाएं किस तरह से चला पा रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन जब घोषित हुआ था उस समय से ही हम लोग लगातार जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी सामान्य आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ी सी इस बात की छूट है कि अगर किसी को कोई अर्जेंसी है, हॉस्पिटल जाना है, या कोई और काम करना है, या कोई किराने की दुकान पे जाना है, तो कुछ एक परिस्थितियों में हम छूट कर दे रहे हैं। और बाकी डोर टू डोर सप्लाई हो रही है, यहाँ तक कि राशन शॉप के डीलर भी लोगों के घर तक पहुँचा रहे हैं सामान। इसके अतिरिक्त जो गैस है वो डोर टू डोर सप्लाई हो रही है। सब्जी, फल, दूध, ब्रेड, बिस्किट, अन्य जितनी भी सामग्रियां हैं लोगों को वहीं पे उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन जो हॉट स्पॉट इलाके हैं वहाँ पे किसी को भी अपने दहलीज के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, वो लोग घरों में ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोन करते हैं कि आज मैंने भोजन नहीं बनाया या भोजन नहीं बना पाए, तो लगभग 2000 पैकेट जो है भोजन के भी हम लोग वितरित कर रहे हैं वहाँ पे। साथ ही साथ अगर किसी को ड्राई राशन नहीं मिल पाया तो उसको भी उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो सब्जी, दूध, फल एवं अन्य जितनी भी सामग्री है जो उनके लिए जरूरी है वो पहुंचाया जा रहा है। कुछ एक परिस्थितियों में एक दिक्कत ये आ रही है कि जो शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपए ऐसे परिवारों को दिया जिनकी रोजी रोटी चल रही है, या 500 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी के जनधन योजना खाते में महिलाओं के खाते में आया है, तो वो पैसा वो लोग निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए चूंकि बैंक भी वहां पे बंद है, तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से और बैंक मित्र के माध्यम से हम लोग उसकी भी डोर टू डोर डिलीवरी का हम लोगों ने प्रयास किया, और वो सफल भी हो गया है, और वो वहां पे लागू हो गया है। तो इस प्रकार कैश की भी डिलीवरी हम लोग डोर टू डोर करा रहे हैं। जिसको जरूरत है वो पोस्ट ऑफिस के मोबाइल कर्मचारियों के माध्यम से माइक्रो एटीएम के द्वारा वो अपना पैसा किसी भी बैंक में जमा हो वो निकाल सकते हैं। जी। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है।
जी जी बिल्कुल। तिवारी साहब, मैं आपके पास वापस से आता हूं, क्योंकि डीआईजी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बांदा रेंज के दीपक जी। दीपक जी, एक बात शासन की ओर से कही गई है कि अब जो मौजूदा हालात है उसकी समीक्षा करने के बाद 11 तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं उनको फिर से सुचारू करने के लिए उनको पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपकी रेंज में है, क्योंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक लंबा इलाका जो मध्य प्रदेश से भी लगता है, और अगर इस तरह की इंडस्ट्री चालू होती है, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा? देखिए हेमंत जी, इसमें जो शासन के निर्देश हैं और जो प्रोटोकॉल है उसमें कमिश्नर साहब और हमारे द्वारा लगातार मीटिंग की गई है और एक पूरी कमेटी बनाई गई है सभी चीजों को लेकर के। और जो भी शासन के प्रोटोकॉल हैं, जैसे पहले कृषि और कृषितर कार्य जो थे उसके लिए शासन का निर्देश आया, उसके बाद जो इंडस्ट्री जो लघु उद्योग के लिए जो निर्देश है, तो हमारे इलाके में जहाँ जहाँ भी लघु उद्योग है, यहाँ पर खासकर हमीरपुर में एक पॉकेट्स है जहाँ पर इंडस्ट्री है, इसके अलावा बांदा में है, तो उन सभी जगहों पर निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके प्रोटोकॉल को हम लोग श्रम विभाग के साथ, लेबर डिपार्टमेंट के साथ हमारे कमिश्नर साहब लगातार मीटिंग उनके द्वारा की गई है और उसको हम लोग पूरी तरह से उसका अनुपालन कराएंगे। मध्य प्रदेश की सीमा निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो सेंट्रल इंडिया है, नागपुर और इंदौर, जबलपुर, उधर से जो हाईवे है वो सागर होकर के हमारे महोबा से उत्तर प्रदेश कानपुर को वो जोड़ती है। तो काफी संख्या में मजदूर उधर से भी आना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के द्वारा पूरी सख्ती बरती जा रही है और वहाँ का जो हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनके पुलिस प्रशासन से भी हम लोग लगातार टच में हैं और हमारा पूरा विश्वास है प्रोटोकॉल है उसको हम लोग निश्चित रूप से लागू कराने में सफल होंगे। जब से ये चीज शुरू हुई है 24 तारीख से हम लोग लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं और कहीं भी किसी तरह की कोई जानकारी हमें मिलती है उस जानकारी पर हम लोग तुरंत अमल करते हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें हम लोग को मीटिंग पर के द्वारा निर्देश दे रहे हैं और जो होम विभाग के द्वारा और MHA की जो गाइडलाइन है उसको हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो कराएंगे और किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कठिनाई आम आदमी को नहीं होने देंगे। आपके माध्यम से मैं आम आदमी और मीडिया से भी और खासकर जो हमारे नागरिक हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो भी हॉट स्पॉट एरिया है उसमें जो प्रशासन के प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और पुलिस प्रशासन को मानते हैं ताकि इस वातावरण में हम लोग कोरोना की जो ये बीमारी है जी बिल्कुल डीआईजी साहब, लेकिन एक सवाल इस पर भी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि फोर्स के लोग लगातार ड्यूटी पर रहते हैं और ऐसे में उनके संक्रमण की भी उतनी ही संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं जितनी बाकी के कोरोना वॉरियर्स को लेकर के। क्या फोर्स के लिए भी इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी की गई हैं? बाकी के जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं पुलिस के, उनको सुरक्षा संबंधी भी कोई डायरेक्शंस दिए गए हैं? उनकी सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से हैं? और साथ ही साथ एक और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जाँच की बात लगातार उठी थी कि दिल्ली से भी कि तमाम जो पुलिसकर्मी इस तरह के फील्ड में तैनात है उनकी भी जांच होनी चाहिए, इसे लेकर के भी आप कुछ सोच रहे हैं? दूसरा प्रश्न आपका मैं ठीक तरीके से आवाज नहीं आ पाई। जी, मैं कह रहा था कि बाकी जगहों पर भी इस तरह की आवाज उठी कि जो फील्ड में पुलिसकर्मी तैनात है उनकी भी समय रहते जांच होनी चाहिए, जिस तरह की संक्रमण का खतरा हम समय से पूर्व भांप सके, उसको टाल सके, उसके इंतजाम कर सकें, इसे लेकर के भी आप आगे बढ़ रहे हैं? जी, मैं इसमें जो प्रोटोकॉल है, जो डीजीपी सर का प्रोटोकॉल है और जो शासन का है उसको हम लोग पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास जहां भी कोरोना संक्रमित मरीज की सूचना आती है वहां पर जहां पुलिस जा रही है वो पुलिस वहां प्रोटोकॉल का पालन कर रही है। मौजूद है, किट दे दिए गए हैं और इस पर निर्देश है कि डॉक्टर्स की टीम के साथ जब भी कोरोना संक्रमित लोगों के पास जाए तो उस पीपी किट का यूज करें। इसके अलावा कोरोना का जो वार्ड यहाँ पर बनाया गया है मेडिकल कॉलेज में, जो कोरोना संक्रमित मरीज के लिए जो वार्ड है, उस वार्ड में भी हमारे जो लोगों की जिनकी जिम्मेदारी दी गई है 24 घंटे की 8-8 घंटे की ड्यूटी, उन सभी जगह पर उनको भी हमारे द्वारा पीपी किट दिया गया है ताकि वो अपनी सुरक्षा को पर ध्यान रखें। और निश्चित रूप से पुलिस, चूंकि हम लोग फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे आगे हम लोग इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत रहना है
और जो प्रोटोकॉल का अनुपालन है उसको वरिष्ठ अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक कर रहे हैं। और जहां हमारा हॉस्पिटल है, जहां कर्मचारी जो आइसोलेशन की जिम्मेदारी दी है जी कराया गया है। और जब भी जरूरत होगी किसी प्रकार का उनसे ज्यादा की ड्यूटी हम लोग एक बार नहीं लेते हैं। उनकी हम लोगों ने उसका साइकिल हम लोगों ने बांट रखा है। और जब भी जरूरत होगी तो हम लोग सभी जो पुलिसकर्मी हैं, जो भी इसमें फ्रंट लाइन में हैं, उनकी हम लोग जांच कराएंगे। उसमें ऐसी कोई जी डीआईजी साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इंडिया न्यूज़ के तमाम दर्शकों को एक संदेश भी देने के लिए। और अखिलेश तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए सीतापुर के जिला कलेक्टर, उनसे मैं एक बार मुखातिब होना चाहता हूं। अखिलेश तिवारी साहब, चूंकि आपने जिक्र किया कि जिस तरह से व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से चल रही हैं, लेकिन एक सवाल, अगर हम जाँच की बात करें, शासन की ओर से कहा गया कि रैपिड टेस्ट किट हमारे पास पहुंच रहे हैं, क्या सीतापुर में भी पहुंचे हैं कुछ किट? अभी तो नहीं पहुंचा है, लेकिन हम लोगों को आगाह किया गया है कि जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो हम लोग पूल टेस्टिंग में कामयाब हो सकते हैं और इससे ये जानकारी हो सकती है कि पूरे जनपद के किस इलाके में विभिन्न लोगों के सैंपलिंग करके और कहीं कोई संक्रमण की आशंका तो नहीं है, ये हम जानकारी कर सकते हैं पूल टेस्टिंग के माध्यम से। तो यूपी में भी ये शुरू हो गया है, आगरा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और जैसे ही यहाँ पे निर्देश मिलेगा तुरंत हम लोग उसको कराएंगे। क्या स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से सीतापुर पूरी तरह से तैयार है आगामी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए? क्योंकि बीच में ये सवाल उठा था कि आखिरकार जो हमारे मेडिकल कर्मी हैं उनके पास समुचित मास्क नहीं है या बाकी की चीजें, और अब कितना सहयोग जो है अब वो सोशल दूसरे प्लेटफॉर्म है उनसे भी आपको मिल रहा है, चाहे हम NGOs की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, क्योंकि तमाम तरीके से खबरें हमने देखी कि बाकी जगहों से भी अब आपूर्ति इस बात को लेकर के हो रही है, चाहे मास्क की बात करें, चाहे ग्लव्स की बात करें। देखिए, जनपद में जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और साथ ही साथ महिलाओं के जो ग्रुप हैं जिनको ट्रेनिंग दिया गया था, वो उन लोगों ने शुरू में ही ये कोरोना का वो प्रकरण आया तो उस समय से ही उन लोगों के द्वारा इसका उत्पादन शुरू करा दिया गया था। और अभी 3 लेयर मास्क या N95 मास्क उपलब्ध नहीं हो पाया था, तभी उन लोगों ने जो है आम लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस विभाग को, जवानों को उन लोगों ने उपलब्ध करा दिया था। यद्यपि कोई यहाँ पे कमी नहीं है, N95 भी प्रचुर मात्रा में है और साथ ही साथ 3 लेयर जो मास्क है वो भी उपलब्ध है। शुरू में ये बात आ रही थी कि केवल दुकानों पे उपलब्ध है, अधिक मूल्य पे लिया जा रहा है, लेकिन जब लोकल स्तर पे उसका निर्माण शुरू हो गया तो मास्क की समस्या समाप्त हो गई। बाकी जो पीपीई किट की बात है, पीपीई किट के बारे में शुरू में ये दिक्कत आई थी काफी पहले, लेकिन वो भी समस्या समाप्त हो गई है। हम लोगों के पास पर्याप्त पीपीई किट है और जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक पीपीई किट है। तो अभी हम लोगों के पास स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए और जो हॉस्पिटल है हमारा जिसमें 16 मरीजों का उपचार चल रहा है, वहां पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उनके रहने की, उनके खाने की और हर तरह की उनकी सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्वयंसेवी संस्थाओं की जहां तक बात है, स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत ही मजबूती से और बहुत ही उनका सक्रिय और बहुत ही सकारात्मक सहयोग जनपद में प्राप्त हो रहा है। चाहे लोगों को, भूखे लोग हों या दवा पहुंचानी हो या अनाज बांटना हो या पशुओं का और हमारे जो सड़क पे घूमने वाले जो पशु पक्षी हैं उनका ध्यान रखना हो, हर तरह जो है। बिल्कुल तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, समय की कमी की वजह से माफी चाहता हूं इस बात के लिए। और आपके बेहतर प्रबंधन का नतीजा है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू तरीके से इस वक्त चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।